हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी वर्ड का मतलब आप समझते हो, रिलेटेड टू लंग्स। एंड एम्बोलिज्म इसका मतलब क्या होता है उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। सो आपने दो वर्ड सुने होंगे, एक तो है थ्रोम्बस और दूसरा है एम्बोलाई। दोनों ही वर्ड रिलेटेड होते हैं ब्लड क्लॉट से। ओके, तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। यूजुअली आपको पता है कि ब्लड क्लॉट कहाँ बनता है, ब्लड वेसल्स के अंदर, नॉर्मली वेन्स के अंदर। ओके, तो जब ये जो एक ब्लड वेसल है, इसके अंदर जो क्लॉट फॉर्म हो रखा है, ये यहाँ पे अगर एक क्लॉट फॉर्म हो रखा है और ये एक ही जगह पर प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर ही ये प्रेजेंट है, यहाँ पे ये ग्रो कर रहा है, यहाँ पे ये फॉर्म हो रखा है, तो उसको तो क्या बोलेंगे, थ्रोम्बस। ओके, अब एम्बोलाई किसको बोलेंगे। मान लो ये क्लॉट यहाँ से रिमूव हो गया, रिमूव होके, और अगर ये ब्लड के अंदर या जो ब्लड वेसल है उसके अंदर ट्रेवल करने लग जाए, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लग जाए। ओके, यहाँ से रिमूव होने के बाद ये क्लॉट मतलब ब्लड वेसल में एक साइड से दूसरी साइड पे अगर ट्रेवल करने लग जाए, मूव करने लग जाए, तो उसको क्लॉट को क्या बोलेंगे, एम्बोलाई। ओके, तो थ्रोम्बस और एम्बोलाई में यही डिफरेंस होता है। जब अगर ब्लड क्लॉट एक ब्लड वेसल में एक जगह पर प्रेजेंट रहता है तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बस, और अगर वही ब्लड क्लॉट ब्लड वेसल में एक साइड से दूसरी साइड पे अगर ट्रेवल करने लग जाए, मूव करने लग जाए, तो उसको बोलेंगे एम्बोलाई। ओके, सो अब अपन इसकी पल्मोनरी एम्बोलिज्म की बात करते हैं। इसमें भी यही कंडीशन होती है। कैसे होती है, इट इज ए सडन ब्लॉकेज इन पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, यानी कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है, उसमें सडन ब्लॉकेज हो जाना। ठीक है, कैसे होगा, ड्यू टू ब्लड क्लॉट, यानी कि जो आर्टरी है उसके अंदर ब्लड क्लॉट की वजह से ब्लॉकेज हो जाना। और वो ब्लड क्लॉट कैसे वहाँ पहुँचेगा, दैट ट्रेवल्स टू द लंग्स फ्रॉम एल्सवेयर इन द बॉडी थ्रू ब्लड स्ट्रीम, यानी कि बॉडी के किसी दूसरे पार्ट से कोई क्लॉट ट्रेवल करके पल्मोनरी आर्टरी में पहुंच जाए और वहां पे आकर वो उस आर्टरी को ब्लॉक कर दे, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। एक बार और रिपीट करता हूं कि जो कोई भी बॉडी के दूसरे पार्ट से कोई ब्लड क्लॉट मूव करके पल्मोनरी आर्टरी में पहुंच जाए और उसको ब्लॉक कर दे, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अब बात होगी कि ब्लड क्लॉट दूसरे हिस्से से आ रहा है, अब वो कहाँ कहाँ से आ सकता है, कि अगर लेग्स और आर्म्स में किसी तरह का क्लॉट फॉर्म हो जाए, ठीक है, और वो वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी में आ जाए, तो वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म कॉज कर सकता है। ठीक है, तो अगर जो लेग्स और आर्म्स में जो क्लॉट फॉर्म हो रहा है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ओके, लेग्स और आर्म्स में जो क्लॉट फॉर्म होता है उस कंडीशन को बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो यहाँ पे थ्रोम्बोसिस आ रहा है, यानी कि वो एक जगह पे प्रेजेंट है, और अगर वहाँ से वो रिमूव होकर ट्रेवल करने लग जाए, ओके, और वो ट्रेवल करते करते अगर कहाँ पहुँच जाए, पल्मोनरी आर्टरी में, और यहाँ पे आके अगर पल्मोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर दे, ठीक है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ओके, सो आई थिंक आपका ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। इसकी कॉजेस की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया, फर्स्ट कॉज क्या हो सकती है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस का मतलब क्या हुआ, कि जो लेग से या जो आर्म से वहाँ से वहाँ पे क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाना, तो उस कंडीशन क्या बोलते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। दूसरा, प्रोलोंग बेड रेस्ट। अगर कोई लो पर्सन लंबे टाइम तक बेड रेस्ट करता है या ज़्यादातर लेटा ही रहता है, तो उसमें भी क्लॉट फॉर्मेशन होने के चांस होते हैं।
हार्ट डिजीज, अगर कोई पर्सन को किसी भी तरह की हार्ट प्रॉब्लम है लाइक एथेरोस्क्लेरोसिस, ओके, या एमआई, इन कंडीशंस में क्या होता है, पर्सन की ब्लड वेसल्स में क्लॉट का फॉर्मेशन होने लग जाता है। तो अगर वो क्लॉट वहाँ से रिमूव होके पल्मोनरी आर्टरी तक पहुँच जाए तो क्या कॉज कर सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हो सकता ही है कॉज कैंसर। कैंसर कैसे क्लॉट बना सकता है कि आपने सुना होगा कि जो ब्लड वेसल्स होती है उनमें भी कैंसर होता है, ठीक है। तो अगर ब्लड वेसल्स में कैंसर हो जाए तो क्या होगा, ब्लड वेसल्स के अंदर जो वहाँ की सेल्स है उनमें एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होने लग जाएगा, यानी कि न्यू ग्रोथ होने लग जाएगी। ओके, तो अगर मान लो वहाँ पे मतलब न्यू ग्रोथ हो रही है, सेल्स का फॉर्मेशन एक्सेसिवली हो रहा है, तो वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन होने के चांस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद कॉज हो सकती है क्रोनिक किडनी डिजीज, ठीक है। किसी भी तरह की अगर किडनी में प्रॉब्लम है या किडनी की बीमारी है लाइक नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ओके, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, किडनी में क्लॉट फॉर्मेशन होने के चांस होते हैं, और अगर वहाँ पे क्लॉट बन गया तो वो क्लॉट यहाँ पे भी मूव कर सकता है, कहाँ, पल्मोनरी आर्टरी में। ओके, नेक्स्ट इसके बाद कॉज हो सकती है लीवर डिजीज। लीवर डिजीज में लाइक सिरोसिस, सिरोसिस की कंडीशन में क्या होता है, लीवर में स्कार का फॉर्मेशन हो जाता है, फाइबर टिश्यू बन जाते हैं, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है कि जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है वो रुक जाता है ना। तो उस वजह से चांस होते हैं कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में भी क्लॉट फॉर्मेशन हो सकता है, और अगर वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन हो गया तो वो क्लॉट भी यहाँ पे मूव करके किसको ब्लॉक करेगा, पल्मोनरी आर्टरी को। सो आपको समझ में आ गया लीवर डिजीज और पल्मोनरी एम्बोलिज्म का क्या रिलेशन है। लीवर में अगर जो सिरोसिस की कंडीशन हो जाए तो उस वजह क्या होगा, पोर्टल सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाएगा और वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन होने के चांस होंगे, और वो क्लॉट अगर वहाँ से मूव कर गया पल्मोनरी आर्टरी में तो वहाँ पे पल्मोनरी एम्बोलिज्म कॉज कर देगा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद कॉज हो सकती है स्मोकिंग और मेजर सर्जरी, तो इस तरह की कॉजेज भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म कॉज कर सकती है। नेक्स्ट इसके बाद बात करें साइनिक सिम्टम्स की, तो इसमें आपको पता है कि अगर पल्मोनरी सर्कुलेशन या पल्मोनरी आर्टरी ब्लॉक हो रही है तो पेशेंट को मतलब लंग्स तक ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, और ब्लड नहीं पहुंचेगा तो वहाँ से गैस एक्सचेंज की प्रोसेस नॉर्मली नहीं हो पाएगी। ओके, सो अगर गैस एक्सचेंज की प्रोसेस नहीं होगी तो पर्सन की बॉडी में किसकी कमियां देखने को मिलेगी, ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलेगी। ओके, सो कैसे लक्षण देखने को मिलेंगे इसमें, फर्स्ट वन डिस्निया, यानी पर्सन को ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी या डिफिकल्टी होगी ब्रीथिंग में। ओके, नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा, चेस्ट पेन होगा। चेस्ट पेन क्यों होगा, क्योंकि ब्लॉकेज है वहाँ पे, ब्लड का क्लॉट बन रखा है और नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है बॉडी को। ओके, नेक्स्ट इसके बाद क्या लक्षण देखने को मिलेगा, पर्सन को स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा ज़्यादा। नेक्स्ट क्या होगी, लेग पेन होगा या स्वेलिंग रहेगी, जो लेग्स है उनमें स्वेलिंग रहेगी। क्यों रहेगी, अगर वहाँ पे क्लॉट का फॉर्मेशन हो रखा है वेन्स में, लेग्स में, तो क्या होगा, वहाँ से ब्लड ऊपर नहीं जा पाएगा। ओके, तो क्या होगा, लेग्स में स्वेलिंग की कंडीशन रहेगी। नेक्स्ट क्या सिम्टम देखने को मिलेगा, टेकीकार्डिया, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड पंप हो सके, बट ब्लड आगे नहीं जा पा रहा है। नेक्स्ट क्या होगा, पर्सन को एंजाइटी फील होगी। क्यों होगी, क्योंकि ऑक्सीजन डिमांड पूरी नहीं हो रही है। साइनोसिस की कंडीशन क्यों होगी, वही रीज़न है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। ओके, और नेक्स्ट होगा ड्राई कफ, पेशेंट को सूखी खांसी आएगी। ओके, सो ये इसमें लक्षण देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इसके बाद बात करें डायग्नोसिस की, तो इसमें हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे पेशेंट से, प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री। ओके, उसके बाद पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। अगर पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे तो अपने को उसमें कैसे साइन दिखेंगे, पेशेंट की साइनोसिस की कंडीशन दिखेगी। इसका मतलब क्या होगा कि पेशेंट को ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिल पा रही है। ओके, साइनोसिस क्या होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, यानी पर्सन की स्किन नीली दिखेगी। ओके,
नेक्स्ट इसके बाद चेस्ट एक्सरे करेंगे, ईसीजी करेंगे, सीटी स्कैन या एमआरआई करेंगे। चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई में जो एबनॉर्मलिटी उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। और इकोकार्डियोग्राफी से क्या देखेंगे, जो हार्ट की एक्टिविटी है उसको डिटेक्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट इसके बाद और क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं, पल्मोनरी एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी का मतलब होता है विजुअलाइजेशन ऑफ एनी ब्लड वेसल। तो यहाँ पे पल्मोनरी वर्ड आ रहा है, तो किसका विजुअलाइजेशन करेंगे, पल्मोनरी आर्टरी का। ओके, नेक्स्ट इसके बाद अपन बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की। तो जो पल्मोनरी एजमोलिज्म का मैनेजमेंट होता है वो डिपेंड करता है जो डिजीज़ है उसकी सीवियरिटी पे, यानी कि जो कंडीशन है पेशेंट की या सिचुएशन है वो कितनी सीवियर है उस पर डिपेंड करता है। ओके, सो इसमें क्या क्या ड्रग्स देंगे, फर्स्ट वन देंगे एंटी कोगुलेंट्स। ओके, सेकेंड वन देंगे थ्रोम्बोलाइटिक्स और थर्ड वन देंगे एंटी प्लेटलेट ड्रग। अब ये तीन ड्रग्स में डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जो एंटी कोगुलेंट ड्रग्स होती है ये आगे क्लोट के फॉर्मेशन को रोकती है। अगर कोई नया क्लोट बनने वाला है तो उसके फॉर्मेशन को रोकती है एंटी कोगुलेंट ड्रग्स। ठीक है, और जो थ्रोम्बोलाइटिक्स होती है ये जो पहले क्लोट बन चुके हैं उनको तोड़ती है। एंटीकोगुलेंट तो जो नए क्लोट बन रहे हैं उनके फॉर्मेशन को रोक रही है। थ्रोम्बोलाइटिक जो अब क्लोट पहले से बन चुके हैं उनको तोड़ने का काम करती है थ्रोम्बोलाइटिक्स। ओके, और एंटी प्लेटलेट्स क्या करती है, ये जो प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन होता है, जो प्लेटलेट्स आके जमा होती है वहाँ जहाँ पे, ठीक है, क्लोट के ऊपर, उसको एग्रीगेशन को रोकती है। ओके, एंटी प्लेटलेट्स। ओके, सो ये तीन ड्रग दी जाती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कंडीशन में। नेक्स्ट इसके बाद इसके सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें करते हैं एम्बोलेक्टमी। एम्बोलेक्टमी प्रोसीजर में क्या करते हैं, जो क्लोट बन रखा है या जो एम्बोलिज्म का फॉर्मेशन हो गया है आर्टरी के अंदर उसको वहाँ से रिमूव कर लेते हैं। ओके, तो उस प्रोसीजर बोलते हैं एम्बोलेक्टमी। सो आपको अगर ये कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो आप कमेंट करके मुझे पूछ लीजिए। थैंक यू।